सोचो बस 10 दिन के अंदर ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, तो इन 10 दिनों के अंदर तुम क्या करना चाहोगे? तो कुछ ऐसी ही आज की ये स्टोरी होने वाली है, जहाँ हमारे हीरोज के पास बस 10 दिन बचे थे और 10 दिन के अंदर वो लोग क्या क्या करते हैं वो तुम्हें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो इस कहानी की शुरुआत में न्यूज में बताया जाता है कि नासा से खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा मेटेओराइट पृथ्वी से टकराने वाला है और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होगा, जिससे पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी और किसी भी ह्यूमंस के बचने के चांस बिल्कुल नहीं है। वही मासूमी नाम का लड़का टीवी पर ये न्यूज देखकर काफी घबरा जाता है। इसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर भी न्यूज पे कहते हैं इस समय ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां ह्यूमंस छुप सके। हम जानते हैं ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल जीनी होगी। हमें ना चाहते हुए भी इस सिचुएशन को फेस करना ही होगा। ये सब सुनकर मासूमी इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो आज ऑफिस ही नहीं जाता और वो पूरा दिन बस गेम खेलता रहता है। लेकिन तभी उसके फोन का सर्वर भी डाउन हो जाता है। अब वो अकेला बैठकर बस यही सोच रहा था कि बचे हुए 10 दिन आखिर वो किसके साथ बिताएगा, क्योंकि सबकी अपनी फैमिली है, कोई भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेगा। अब अगले दिन ना चाहते हुए भी वो घर से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक थे। वो ये सब चीजें नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो अपने कॉलेज की एक पुरानी लाइब्रेरी में चले जाता है ताकि वो वहाँ आराम से बैठकर किताबें पढ़ सके। लेकिन वहाँ पर भी कोई टीवी ऑन कर देता है और फिर से वही आने लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। अब मासूमी ये सब नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो एक लड़के से टकराता है। उस लड़के का नाम रिट्सू होता है। रिट्सू कहता है, मासूमी ये तो तुम ही हो ना? लेकिन मासूमी उसे बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है और मन में सोचता है, कॉलेज खत्म होने के बाद मैं रिट्सू से कभी नहीं मिला और अब जब दुनिया खत्म होने वाली है तो आखिर में क्या मुझे इससे ही मिलना था, जिससे मैं बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता था। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं। मासूमी एक फ्रंटियर क्लब में था। ये लोग मैगजीन में आर्टिकल लिखकर उनको बेचा करते थे। उनके कॉलेज में एक मेला लगा था, लेकिन कोई भी उनकी मैगजीन नहीं खरीद रहा था। इसलिए परेशान होकर मासूमी के दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मासूमी अभी भी वहीं बैठा रहता है। लेकिन अकेला होने की वजह से वो काफी बोर हो जाता है और उसको नींद आ जाती है। तभी अचानक से किसी की आवाज आती है। वो रिट्सू था। मासूमी उसे पहली बार देखकर बस देखता ही रह जाता है। रिट्सू कहता है, क्या ये मैगजीन मैं खरीद सकता हूँ? दरअसल मुझे फ्रंटियर क्लब बहुत पसंद है। मासूमी कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? रिट्सू कहता है, अरे बिल्कुल। तभी मासूमी कहता है, तो क्या तुम हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहोगे? रिट्सू भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ये चारों लंच के लिए आ जाते हैं। वहाँ पर सारी लड़कियाँ बस रिट्सू को ही देखे जा रही थी। तभी उनके क्लब का एक मेंबर कहता है, तुम तो सेकंड ईयर में हो ना? आखिर तुम जैसा इतना स्मार्ट लड़का हमारे क्लब को क्यों ज्वाइन करना चाहता है? रिट्सू कहता है, हम सब स्टूडेंट हैं तो हमें अलग अलग क्लब्स को ज्वाइन करते रहना चाहिए। तभी क्लब के एक मेंबर को एक इमरजेंसी कॉल आती है, इसलिए वो दूसरे को भी अपने साथ लेकर चले जाता है और अब वहाँ पर मासूमी और रिट्सू रह जाते हैं। इसके बाद मासूमी रिट्सू से पूछता है, तो तुम्हारा होम टाउन कहाँ पर है? रिट्सू कहता है, क्यूसू में है। मासूमी कहता है, अरे मैं चीबा से हूँ, यानी हम दोनों के होम टाउन्स काफी क्लोज हैं। अब इसके बाद से ही ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। अब एक दिन रिट्सू मासूमी के घर पर आया था। मासूमी कहता है, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम ज्यादा समय मेरे ही साथ रहते हो। रिट्सू कहता है, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वैसे भी मैं बस अपनी स्टडीज पर ही फोकस करना चाहता हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ मूवीज देखकर बाहर घूमकर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं। और तुम बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मासूमी मासूमी कहता है, क्या? मुझे देखकर लगता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी होगी। अब रिट्सू सच में उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, बिल्कुल, तुम तो बहुत अट्रैक्टिव हो। ये सुनकर मासूमी को काफी शर्म आती है। वो कहता है, अरे बस भी करो। रिट्सू कहता है, अरे सच में तुम बहुत ज्यादा हम्बल हो, तुम बहुत ग्रूमी हो, तुम्हें तो और भी ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए। रिट्सू कहता है, और क्या तुम्हें उस चीज का एक्सपीरियंस है? मासूमी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं एक वर्जिन हूँ। रिट्सू कहता है, मासूमी सच में तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाने में मदद कर सकता हूँ। मासूमी कहता है,
बिल्कुल नहीं, मुझे कोई गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। अब रात में रित्सु के घर जाने के बाद मासूमी बस रित्सु के उस टच के ही बारे में सोच रहा था। इसके बाद ही उसे पता चलता है कि वो एक गे है। खैर, इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ मासूमी अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। तभी ये लोग देखते हैं कि रित्सु एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। मासूमी का दोस्त कहता है, सच में रित्सु कितना ज्यादा लकी है ना, वो हर दिन किसी न किसी अलग लड़की के साथ रहता है। मैंने तो सुना है वो जिस भी क्लब में जाता है वहाँ पर वो नई लड़की के साथ रहता है और वो उनके साथ इंटीमेट भी होता है। ये सुनकर रित्सु को बहुत बुरा लगता है। अब इसके बाद से ही मासूमी रित्सु के ऊपर ज्यादा ध्यान देना बंद कर देता है। अब एक दिन मासूमी कुछ आर्टिकल लिख रहा था, तभी उसके पास रित्सु आता है और कहता है, सच में तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है। मासूमी कहता है, लेकिन तुम्हारी राइटिंग बहुत बेकार। लेकिन ये कितना अजीब है ना, तुम बाकी सभी चीजों में तो बहुत अच्छे हो, बस तुम्हारी राइटिंग बहुत खराब है। तभी रित्सु मासूमी के कंधे दबाने लगता है और कहता है, मैं इसमें भी बहुत अच्छा हूँ। लेकिन मासूमी को थोड़ा अजीब फील होता है तो वो जल्दी से उससे दूर हो जाता है और कहता है, प्लीज तुम ये करना बंद करोगे। खैर, अब आर्टिकल लिखते हुए मासूमी को रात हो जाती है और रित्सु उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता है और उससे कहता है, काफी ज्यादा रात हो चुकी है तो क्या मैं आज के लिए तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ। मासूमी कहता है, बिल्कुल नहीं, इसे पीने के बाद जल्दी से तुम अपने घर चले जाओ क्योंकि मुझे कल सुबह अपने काम पे भी जाना है। ये बोलकर मासूमी दूर जाकर बैठ जाता है। रित्सु कहता है, क्या बात है, आजकल तुम बहुत ज्यादा वियर्ड हरकतें कर रहे हो, क्या मेरे से कोई गलती हुई है। मासूमी कहता है, कुछ नहीं, बस मैं काम की वजह से बहुत थक गया हूँ। रित्सु कहता है, सच बताओ, क्या तुम अब किसी और को पसंद करने लगे हो। मासूमी कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। रित्सु कहता है, क्या तुम्हें पता है, मेरे अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, अगर कोई मुझे पसंद करता है तो मुझे पता चल जाता है। अब ये बोलता हुआ धीरे धीरे वो मासूमी के पास जाने लगता है और उसको किस करता है। मासूमी भी उसको दूर नहीं करता और किस करता है। रित्सु कहता है, मतलब मैं सही था, तुम मुझे पसंद करते हो। इसके बाद वो मासूमी को बेड पर धक्का दे देता है। इसके बाद ये दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों साथ में लेटे हुए थे। मासूमी पूछता है, क्या तुम इससे पहले किसी मैन के साथ सोए हो। रित्सु से हाँ कहता है और कहता है कि वो एक बाइसेक्सुअल है। इसके बाद मासूमी रित्सु को हक करके कहता है, तो क्या अब हम दोनों अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। रित्सु कहता है, हाँ, हम दोनों कंटिन्यू करेंगे। वही मासूमी रित्सु को पसंद करने लगा था। वो मन में सोचता है, तो जिसको हम पसंद करते हैं उसके साथ इंटीमेट होने में कितना अच्छा फील होता है। खैर, इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ मासूमी कहीं खोया हुआ था। तभी उसका दोस्त कहता है, अरे किसके ख्यालों में खोए हो, क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। मासूमी कहता है, अरे नहीं नहीं। उसका दोस्त कहता है, चलो भी अब बता दो कौन है वो लड़की। मासूमी काफी शाय फील करता है और कहता है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसका दोस्त कहता है, क्या पॉपुलर है, फिर तो तुम रहने ही दो, क्योंकि पॉपुलर लड़कियों को कोई ना कोई मिल ही जाता है। जब वो तुमसे बोर हो जाएगी तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इससे अच्छा होगा कि तुम किसी और को ढूंढ लो। खैर, अब क्लास खत्म होने के बाद मासूमी रित्सु के पास जाता है, लेकिन उस समय रित्सु किसी लड़की के साथ था। वो लड़की कहती है, तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन तभी रित्सु मासूमी को देख लेता है और उस लड़की से कहता है, रित्सु उस लड़की से कहता है, आज नहीं, हम लोग कभी और चलेंगे, आज मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो मासूमी के साथ जाने लगता है। ये देखकर मासूमी अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है कि रित्सु उस लड़की को छोड़कर उसके साथ आया। अब घर आकर ये दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ रित्सु पानी पी रहा था। मासूमी कहता है, क्या तुम मुझे भी पानी दे सकते हो। तो रित्सु मासूमी को अपने मुँह से ही पानी पिलाता है। इसके बाद रित्सु कहता है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों की इतनी अच्छी जमेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों साथ हैं। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए थोड़े स्पेशल हो। मैं तुम्हें अब पसंद करता हूँ मासूमी। अब ये सब सुनकर मासूमी को लगने लगा था कि शायद रित्सु भी उससे प्यार करने लगा है। खैर, इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मासूमी अपने दोस्त के साथ कॉलेज जा रहा था। उनके कॉलेज का आज नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था। उसका दोस्त कहता है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज कॉलेज में बहुत सारी नई लड़कियाँ आएंगी, किसी ना किसी को तो मैं जरूर पटा लूंगा। तभी ये दोनों रित्सु को देखते हैं जो किसी और लड़की के साथ था। मासूमी का दोस्त कहता है,
सच में ये कितना ज्यादा लकी है, इसने तो इतनी जल्दी नए सेमेस्टर की लड़की भी पटा ली। वहीं मात्सुमी रित्सु को किसी और लड़की के साथ देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। खैर, इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ रित्सु मात्सुमी के घर पर था। मात्सुमी कहता है, मैंने कल तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर की एक लड़की के साथ देखा था, तुम उसके साथ होटल गए थे ना? रित्सु कहता है, ओह तुमने देख लिया, ये तो बैड मैनर्स है, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा कि तुम्हें ना पता चले। ये सुनकर मात्सुमी गुस्से में कहता है, क्या बैड मैनर्स? अगर मुझे नहीं पता चलेगा और तुम किसी और लड़की के साथ सो, इसका मतलब ये गुड मैनर्स है। रित्सु कहता है, मात्सुमी, मैं इससे पहले भी बहुत लड़कियों के साथ सोया हूँ, तुमने इस बारे में कभी पूछा नहीं तो मैंने बताया भी नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मासूमी, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि कभी कभी मैं किसी और के साथ भी इंटीमेट होता हूँ, और अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो हमें इस रिश्ते को अब यहीं खत्म करना होगा। मात्सुमी कहता है, तो क्या तुम्हारा मतलब हम बस फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में थे? रित्सु कहता है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, और वैसे भी हमारे बीच में बस इंटीमेट होना बंद होगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ये बोलकर वो अपना काम करने लगता है। ये देखकर मात्सुमी कहता है, अब तुम अपने घर चले जाओ। रित्सु कहता है, तुम फालतू में ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये सुनकर मात्सुमी को और गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, अभी की अभी निकलो। इसके बाद रित्सु अपना सामान उठाकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद मात्सुमी पूरी रात बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन अगले दिन से ही रित्सु बहुत सारी लड़कियों के साथ हैंग आउट करने लगता है। उसको मात्सुमी के लिए बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मात्सुमी अभी भी बहुत ज्यादा अपसेट था। उसे रित्सु के साथ दूसरी लड़कियों को देखकर काफी बुरा लगता था। वो पागलों की तरह रित्सु को आई मिस यू के मैसेज भेजा करता था, लेकिन रित्सु उसका कोई जवाब नहीं देता। यहाँ तक कि वो रित्सु का पीछा तक किया करता था। अब एक दिन रित्सु उसको पीछा करते हुए पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज तुम क्या ये करना बंद करोगे? तुम रोज मेरा पीछा करते हो। मात्सुमी कहता है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। रित्सु कहता है, अगर तुमने ये सब करना बंद नहीं किया तो मैं क्लब में जाकर सबको बता दूंगा कि तुम एक गे हो, और मेरे बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि सबको पता है कि मैं एक बाइसेक्सुअल हूँ। तो अब मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी ये फोटो वायरल कर दूंगा। मात्सुमी कहता है, आखिर तुमने ये फोटो कब ली? रित्सु कहता है, पहले दिन से ही, क्योंकि मुझे शक था कि तुम आगे चल के मेरे लिए कोई प्रॉब्लम न क्रिएट करो, तो अब से मेरा पीछा करना बंद कर दो। और वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर मात्सुमी को बहुत बुरा लगता है। वो उस दिन के बाद से रित्सु से कभी नहीं मिलता। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, और पूरे 10 साल बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। मात्सुमी कहता है, आखिर तुम यहाँ कैसे? रित्सु कहता है, मैंने लाइब्रेरी से कुछ बुक ली थी, मैं बस वही वापस करने आया था, और मुझे लगता है कि ये जगह बात करने के लिए ठीक नहीं है, तो क्या हम लोग बाहर चले? मात्सुमी कहता है, आखिर मैं तुम जैसे इंसान के साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? रित्सु कहता है, अरे तुम अपने दोस्त से इतने सालों बाद मिले हो और तुम ऐसा बोल रहे हो। मात्सुमी चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद करो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। सभी लोग लाइब्रेरी में उसे शांत रहने को कहते हैं, इसलिए इन लोगों को बाहर आना पड़ता है। रित्सु कहता है, वैसे दुनिया खत्म होने वाली है तो तुम अपने क्लोज लोगों के साथ क्यों नहीं हो? मात्सुमी कहता है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत सारे लोग होंगे ना? मैंने तो सुना था कि तुमने किसी एक्टर को भी डेट किया, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीईओ को भी। रित्सु कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उनसे मेरा ब्रेकअप बहुत पहले ही हो गया था, और अब मेरे साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। लेकिन हमारी लाइफ के लास्ट दिनों में देखो, मैं तुमसे मिल गया, तो क्या तुम मेरे साथ ये बचे हुए दिन बिताना चाहोगे? मात्सुमी कहता है, बिल्कुल नहीं, क्या तुम भूल गए तुमने पास्ट में मेरे साथ क्या किया था? ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रित्सु कहता है, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी पिल्स दूं जिससे तुम पीसफुली मर सकते हो, तुम्हें दुनिया को धीरे धीरे खत्म होते हुए नहीं देखना होगा, तो क्या तुम वो पिल्स लेना चाहोगे? मात्सुमी कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? रित्सु कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं सच बोल रहा हूँ, बस तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी, मुझे एक लाश को ठिकाने लगाना है। मात्सुमी कहता है, तुम्हारा मतलब उस पिल्स की वजह से किसी की जान चली गई? रित्सु कहता है, तुमने सही कहा, मैं ये पिल्स उन्हीं को देता हूँ जो खुद अपनी जान लेना चाहते हैं, क्योंकि उस पिल्स को लेने के बाद बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। वैसे भी हम सब एक दिन मरने ही वाले हैं। मात्सुमी कहता है,
आखिर वो पिल्स है किस तरीके की। इसके बाद रिट्सू उसको वो पिल्स दिखाता है और बताता है ये पिल्स उन लोगों को दी जाती है जो अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और पीसफुली इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहते हैं। मात्सुमी कहता है लेकिन तुम ये पिल्स क्यों यूज करना चाहते हो। रिट्सू उसका बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है और कहता है ये एक सीक्रेट है। इसके बाद मात्सुमी भी उसके पीछे पीछे रिट्सू के घर तक आ जाता है। रिट्सू के घर पे पड़ी हुई उस लाश को देखकर कहता है क्या तुम पागल हो, तुमने इतने कम एज वाले लड़के को ये पिल्स दे दी। रिट्सू कहता है मुझे सच में नहीं पता था कि इसकी एज इतनी ज्यादा कम होगी। तभी अचानक से वो लड़का खड़ा हो जाता है। मात्सुमी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो लड़का रिट्सू से कहता है तुम एक नंबर के झूठे हो, तुमने कहा था वो पिल्स लेने के बाद मैं मर जाऊंगा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रिट्सू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सुबह चेक किया था तुम्हारी सांसें नहीं चल रही थी। मात्सुमी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम्हारे सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। तभी वो लड़का कहता है आखिर बस तुमने मुझे वो पिल्स क्यों दी, तुमने तो कहा था ना कि हम दोनों साथ में मरेंगे। मात्सुमी कहता है लेकिन ये तो अच्छा है ना कि तुम जिंदा हो। वो लड़का कहता है क्या खाक अच्छा है, मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे मरना है। मात्सुमी कहता है लेकिन क्यों, तुम मरना क्यों चाहते हो। वो लड़का बताता है जब हाई स्कूल की शुरुआत हुई तो मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी। हम धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज भी आए लेकिन इसके बाद से धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगी। वो मुझे मारा करती थी, वो मेरे से जबरदस्ती चोरी करवाती थी और धीरे धीरे ये सारी बातें मेरे दोस्तों को पता चल गई और वो मुझे बुली करने लगे और बाकी के बच्चे मुझे इग्नोर करने लगे। कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहता था और फिर मुझे लगने लगा आखिर मैं इस दुनिया में कर क्या रहा हूँ, मुझे तो अपनी जान ले लेनी चाहिए। मात्सुमी कहता है तो बस इतनी सी बात के लिए तुमने अपनी जान लेनी चाहिए। जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं वो ग्रेजुएशन के बाद तुमसे दूर हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी लाइफ वैसे भी बहुत ज्यादा बदल जाएगी और वैसे भी तुमने अपने लाइफ में अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है तो तुम बिना कुछ अचीव किए बस मरना चाहते हो। और क्या पता फ्यूचर में तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो सच में तुमसे बहुत प्यार करे। इसलिए ग्रेजुएशन होने तक तुम ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वो लड़का मात्सुमी की बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है और कहता है ठीक है, मैं अपनी लाइफ को सेकंड चांस दूंगा। तभी रिट्सू कहता है मासूमी क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम भूल गए 10 दिन के अंदर तो ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इसके बाद वो वापस से वही न्यूज लगा देता है। वो न्यूज देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और रोने लगता है। वो कहता है मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे मॉम डैड से मिलना है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। इसके बाद रिट्सू उसके लिए कॉफी लेकर आता है और कहता है तुम थोड़ा काम हो जाओ, इसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा, तुम मुझे अपना घर बताओ वो कहाँ पर है। वो लड़का बताता है उसका घर हमामात्सु में है। रिट्सू कहता है क्या, ये जगह तो बहुत दूर है, तुम इतनी दूर से यहाँ पर अकेले आए हो। मात्सुमी कहता है लेकिन अब तो ट्रेन्स भी चलना बंद हो चुकी हैं। तभी न्यूज में बताया जाता है कि मीटियोरॉइड्स के छोटे छोटे पार्ट्स अमेरिका में गिर चुके हैं, इस वजह से वहाँ की सिटीज को बहुत नुकसान हुआ है। साथ ही न्यूज में उस मीटियोरॉइड की सैटेलाइट से फोटो भी दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था। ये तीनों वो न्यूज देख ही रहे थे तभी टीवी के सिग्नल्स चले जाते हैं। अब सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इनको तो ये भी नहीं पता होता कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी कब कट जाएगी। रिट्सू कहता है मुझे लगता है कि सच में ये मीटियोरॉइड हम सबकी जान ले लेगा। तभी मात्सुमी रिट्सू की तरफ देखकर सोचने लगता है रिट्सू भी उस पिल्स को लेकर अपनी जान लेना चाहता था, लेकिन आखिर क्यों, उसके पास तो सब कुछ है ना। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि ट्रेन्स एंड हाईवेज भी चलना बंद हो चुके हैं और रिट्सू के घर पे भी खाने का सारा सामान खत्म हो चुका था। मात्सुमी कहता है चलो हम लोग मेरे घर पे चलते हैं, वहाँ पर मेरा सर्वाइवल बैग होगा। इसके बाद ये लोग मात्सुमी के घर पर आ जाते हैं। रिट्सू कहता है तो फाइनली मैं कितने दिनों बाद इस घर में आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी इसी घर में रहते हो। तो मात्सुमी तुम अब क्या काम करते हो। मात्सुमी कहता है कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, मैं वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे लगा हूँ। तभी रिट्सू मात्सुमी का बेड देखकर कहता है मुझे अभी भी वो दिन याद है जब हम दोनों इस बेड पर साथ में थे, तुम उस दिन बहुत जोर जोर के चिल्ला रहे थे। मात्सुमी कहता है
अपना मुंह बंद करो, तुम्हें ये सारी बातें तो बहुत याद रहती हैं। इसके बाद रित्सु मात्सुमी को अपने पास आकर बैठने को कहता है। मात्सुमी भी उसके पास चले जाता है। रित्सु कहता है, सच में वो सब किए हुए कितना समय हो गया है, क्यों ना आज हमें फिर से वो सब करना चाहिए। मात्सुमी कहता है, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। रित्सु कहता है, मैं जानता हूँ पास्ट में हमारे साथ बहुत सारी चीजें हो रखी हैं, लेकिन तुम देखो ना, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो क्यों ना हम वो सारी चीजें करें जिससे हमें अच्छा फील हो। ये बोलकर वो मात्सुमी को बेड पे लेटा देता है, लेकिन तभी मात्सुमी उसको धक्का देकर उससे दूर हो जाता है और कहता है, तुम्हारे लिए वो सब बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए वो सब एक बहुत ही बुरी मेमोरीज थी। वो मेरे लिए बस एक ट्रॉमा था जिसको मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मेरे लिए एक फिजिकल इंटीमेशन एक ट्रस्ट की तरह है, लेकिन तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा था। तभी रित्सु कहता है, इसका मतलब तुम उस दिन के बाद से कभी भी फिजिकल इंटीमेट नहीं हुए। मात्सुमी कहता है, तुम्हारे जैसा इंसान इस फीलिंग को कभी नहीं समझ सकता जो हर किसी के साथ सो जाए। रित्सु कहता है, मात्सुमी समझने की कोशिश करो, अब ये दुनिया खत्म होने वाली है, बस 7 दिन बचे हैं। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इन 7 दिनों में मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। लेकिन मात्सुमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और फिर ये दोनों रित्सु के घर के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग उसके घर पहुँचते हैं, वो देखते हैं हेमा तब तक सो चुका था। तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है। मात्सुमी बाहर जाकर देखता है तो पूरी सिटी की लाइट जा चुकी थी। तभी रित्सु दोबारा से मात्सुमी से कहता है, हमारे पास बस 1 हफ्ता बचा है, हमें कुछ तो करना होगा ना। मात्सुमी कहता है, अपना मुंह बंद करो, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह उठना है। रित्सु कहता है, लेकिन मेरे घर पे तो सिर्फ एक ही बेड है। मात्सुमी कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे टच मत करना। इसके बाद ये दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन उसके बगल में सोने की वजह से मात्सुमी सोचता है, मुझे अभी भी रित्सु की स्मेल अच्छे से याद है। अगर इस समय वो मुझे कुछ करने को बोलेगा तो पक्का मैं उसको मना नहीं कर पाऊंगा। तभी रित्सु मात्सुमी को आवाज लगाता है, क्या तुम सो गए? और फिर वो मात्सुमी को हक कर लेता है। वही मासूमी पास्ट की बातों को याद करने लगता है जब इनके कॉलेज के समर हॉलीडेज स्टार्ट होने वाले थे। मासूमी का दोस्त कहता है, तो तुम इस हॉलीडेज अपने होम टाउन अपने पेरेंट्स से मिलने जाने वाले हो? रित्सु कहता है, नहीं, हॉलीडेज के टाइम पर टिकट्स बहुत महंगी हो जाती हैं। उसका दोस्त मासूमी से कहता है, और तुम बताओ, तुम कभी भी अपने घर नहीं जाते, इस साल तो अपने घर जाओगे ना? लेकिन मात्सुमी उसे बिना जवाब दिए आगे चले जाता है। अब घर आकर रित्सु मात्सुमी से कहता है, मुझे सब कुछ सच बताओ, क्या तुम अपने मॉम के क्लोज नहीं हो? मात्सुमी बताता है कि उसके फादर नहीं थे, वो अपनी मॉम के साथ रहा करता था, लेकिन मात्सुमी की माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो छोटी छोटी बातों पर उसको मारती थी। एक दिन गलती से मात्सुमी से दूध गिर जाता है। बस इतनी सी बात पर उसकी मॉम उसको बहुत सुनाती हैं और कहती हैं, मुझे काम के लिए बाहर जाना है, मेरे आने से पहले ये सब कुछ साफ रखना, और अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं होते। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। मात्सुमी उस समय बहुत छोटा था, वो रोते हुए सब कुछ साफ करने लगता है। फिर भी वो मन में सोचता है, शायद इसमें उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब थे, इसलिए मेरी मॉम परेशान रहती थी। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जब मात्सुमी बड़ा हो चुका था। उसकी मॉम को मात्सुमी के रूम से गे की कुछ बुक्स मिलती हैं। उसकी मॉम कहती है, इसका मतलब तुम एक गे हो? मात्सुमी कहता है, नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मॉम कहती है, वैसे तो ये जानने के बाद मुझे बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे जेलस हूँ, क्योंकि मेंस के बीच में बच्चा पैदा नहीं होता। तुमको मेरी तरह एक बच्चे का बोझ तो नहीं ढोना पड़ेगा। अब प्रेजेंट में रित्सु कहता है, उन्होंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम अपने स्टूडेंट लोन से उनको पैसे भिजवाते हो। रित्सु कहता है, लेकिन वो लोन तो बहुत ज्यादा है, ग्रेजुएशन के बाद तुम उसको कैसे चुका पाओगे? मात्सुमी कहता है, तुम चिंता मत करो, ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी जॉब लग जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। रित्सु कहता है, मात्सुमी सच में तुम बहुत काइंड हो। चलो अब न्यू ईयर का टाइम आ चुका है, हम दोनों साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हम दोनों न्यू ईयर पर बहुत मजे करेंगे, हम दोनों साथ में टेम्पल जाएंगे। ये सब सुनकर रित्सु काफी खुश होता है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। मात्सुमी सोचता है, सच में वो समय कितना ज्यादा अच्छा था। रित्सु कहता है,
मात्सुमी तुम अभी तक सोई नहीं ना? लेकिन मात्सुमी उसको कोई जवाब नहीं देता तो रित्सु भी मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। खैर इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहां मात्सुमी की नींद उसके अलार्म से खुलती है और अब दुनिया को खत्म होने में सिर्फ 6 दिन बच गए थे। मात्सुमी देखता है कि उसके फोन पर कोई अननोन नंबर से मिस कॉल आई थी लेकिन वो उसको कॉल बैक नहीं करता। दूसरी तरफ रित्सु पहले ही उठ चुका था और इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। मात्सुमी बाहर देखता है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो कहता है आज तो हम लोग हमामात्सु जाने वाले थे, इतनी तेज बारिश में क्या हम लोग जा पाएंगे? इसके बाद रित्सु हुमा को भी उठा देता है। वो बारिश देख के कहता है अरे आज तो इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या आज हम हमामात्सु जाने का प्लान कैंसिल कर दे? मात्सुमी कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें पता है ना कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। तुम्हें नहीं लगता कि ये बचे हुए दिन तुमको अपनी फैमिली के साथ बिताने चाहिए? हुमा कहता है लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, इतनी तेज बारिश हो रही है। लेकिन तभी अचानक से बारिश रुक जाती है और सूरज भी आने लगता है। मात्सुमी कहता है अरे वाह, मौसम तो बिल्कुल साफ हो गया, अब हम लोग हमामात्सु जा सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद ये लोग भी हमामात्सु के लिए निकल जाते हैं। ह्यूमा कहता है रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग वापस टोक्यो आ पाएंगे? रित्सु कहता है क्या फायदा अगर मैं वापस आ भी गया तो? अब तो ना मेरे घर पे खाना है और ना इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ रह के तो कोई फायदा नहीं है। अगर मैं वापस आऊंगा तो मैं मात्सुमी के साथ रहूंगा। लेकिन मात्सुमी ये सुनकर मुंह बनाने लगता है। रित्सु कहता है अरे अब रहने भी दो, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है। तभी ह्यूमा कहता है क्यों ना आज के दिन को यादगार बनाने के लिए हम लोग फोटोज क्लिक करें। मात्सुमी कहता है ये मीनिंगलेस चीजें हम क्यों करेंगे? लेकिन ह्यूमा इनको जबरदस्ती फोटोज क्लिक करने के लिए बाहर ले जाता है और फिर ये लोग साथ में फोटोज क्लिक करते हैं। इसके बाद ये लोग वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेने के लिए चले जाते हैं। तभी मात्सुमी को दोबारा से उसी अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी मॉम का कॉल था। उसकी मॉम कहती है फाइनली मात्सुमी तुमने कॉल उठा लिया, क्या प्लीज तुम इस समय घर आ सकते हो? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे से बहुत नफरत करते हो लेकिन इस समय मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज घर आ जाओ। मात्सुमी कहता है क्या आप भूल गई मैंने आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे? उसकी मॉम कहती है प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और अब तो पानी आना भी बंद हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया के खत्म होने से पहले ही मैं मर जाऊंगी। उसकी मॉम कहती है मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुमसे बहुत सारे पैसे मांगे लेकिन अब मुझे सच में तुम्हारी बहुत जरूरत है। ये सुनते ही मात्सुमी पिघल जाता है और जल्दी से अपना सामान निकालने लगता है। वो रित्सु से कहता है मुझे वापस जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम दोनों अकेले ही चले जाओ, मुझे अपने घर जाना होगा। रित्सु कहता है ऐसा मत करो, तुम्हारी मॉम का ही कॉल था ना, तुमने तो उनसे अपना सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे और तुम जानते हो कि वो कितनी ज्यादा बुरी हैं, तो तुम अब क्यों उनके पास जा रहे हो? मात्सुमी कहता है चाहे जो कुछ हो लेकिन वो मेरी मॉम है, मैं उनको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। रित्सु कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, मैं भी अपने घर जाकर आराम से चिल मारूंगा। तभी ह्यूमा कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था तुम मेरे घर लेकर चलोगे। रित्सु कहता है मुझे प्रॉमिस तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर हमारे साथ मात्सुमी नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मात्सुमी कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुमने उसे प्रॉमिस किया था, चुपचाप से जाकर उसके घर छोड़ के आओ। रित्सु कहता है मात्सुमी तुम जानते हो ना हमारे पास अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अभी हमें वही करना चाहिए जो सच में हम करना चाहते हैं। इसके बाद मात्सुमी उसकी बात मान जाता है और अपने मॉम के पास नहीं जाता और ये लोग साथ में फिर से हमामात्सु के लिए निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर तक चलने के बाद ये लोग एक बीच पर जाकर रुक जाते हैं रेस्ट करने के लिए। ह्यूमा एंजॉय करने के लिए बीच पर चला जाता है और ये दोनों साथ में बैठे होते हैं। तभी रित्सु कहता है क्या सच में तुम अपनी मॉम के पास जाना चाहते थे? मात्सुमी कहता है बिल्कुल नहीं। ये बोलकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो मन में सोचता है मेरी मॉम ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आखिरी समय में मैं उनको ऐसे मरने के लिए छोड़ दूंगा। ये सब गलत है लेकिन फिर भी मैं अभी उनके पास नहीं जाना चाहता क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर अपने लिए इतनी ज्यादा नफरत भर दी है। ये सब बोलकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है। रित्सु कहता है
तुम मेरी वजह से अपनी मॉम के पास नहीं जा पाए, तो तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। अब मात्सुमी रित्सु के कंधे पे सर रख के रोने लगता है। तभी ह्यूमा कहता है, तुम दोनों को भी पानी के पास आना चाहिए, तुम लोगों को अच्छा लगेगा। खैर, इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ रात में रुकने के लिए ये लोग एक होटल चले जाते हैं, लेकिन वहाँ के रूम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। उसका ओनर कहता है, अगर इतना ही ज्यादा महंगा लग रहा है तो कहीं और जाके रहो ना। लेकिन रित्सु तभी पैसे दे देता है और फिर ये लोग अपने रूम में आ जाते हैं। लेकिन तभी इन लोगों को एक लड़की की बहुत जोर जोर से आवाज आने लगती है, जो कि किसी से कह रही थी, मुझे टच मत करो। ह्यूमा बाहर जाकर देखता है तो एक लड़की को कोई छेड़ रहा था। ह्यूमा उस लड़की को इशारे से रूम में आने को कहता है। वो लड़की भी जल्दी से इनके रूम में आ जाती है। ह्यूमा उस लड़की को देख के कहता है, मतासो, क्या सच में तुम मतासो हो? मुझे नहीं पता था कि तुम अभी तक जिंदा हो। वो लड़की कहती है, मेरा नाम कागामे मेगुरु है और जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मेरी बड़ी बहन है। मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती हूँ। ह्यूमा बताता है, मतासो मेरी आइडल थी, लेकिन एक दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। तभी मात्सुमी कहता है, मतासो वही ना जो न्यूज में बहुत पॉपुलर रहती थी। ह्यूमा रित्सु से पूछता है, क्या तुम मतासो को जानते हो? रित्सु कहता है, हाँ, मैं वैरायटी शोज में उससे बहुत बार मिला हूँ। इसके बाद मात्सुमी मेगुरु से पूछता है, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? मेगुरु कहती है, मैं टोक्यो अपनी स्टडी के लिए आई थी, लेकिन तभी मुझे न्यूज मिली कि दुनिया खत्म होने वाली है। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपनी फैमिली के पास वापस चले जाना चाहिए, लेकिन अब ये मुझे पॉसिबल नहीं लगता। मात्सुमी कहता है, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ पे है? मेगुरु बताती है कि मेरा घर मात्सुमोतो में है। मात्सुमी कहता है, क्या? ये तो बहुत दूर है। मेगुरु कहती है, तुमने सही कहा, और यहाँ के लोग भी बहुत डरावने हैं। थोड़ी देर पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ ये पहली बार नहीं था। मात्सुमी कहता है, शायद इसलिए क्योंकि तुमने बहुत छोटे कपड़े पहने हैं। मेगुरु अपने आप को मिरर में देखती हुई कहती है, ऐसे कपड़े मैंने इसलिए पहने थे, मुझे लगा ऐसे लिफ्ट मुझे जल्दी मिल जाएगी और मैं अपने घर पहुँच जाऊंगी। इसके बाद वो कहती है, प्लीज क्या आज के लिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर रुक सकती हूँ? मात्सुमी उसको मना करने वाला था। तभी ह्यूमा कहता है, अरे बिल्कुल आप रुक सकते हो, और तो और हम लोग आपको मात्सुमोतो भी छोड़ देंगे। मात्सुमी कहता है, एक मिनट रुको, क्या तुम पागल हो चुके हो? मात्सुमोतो ह्यूमा मात्सु के बिल्कुल अपोजिट है, हम लोग कैसे जा सकते हैं? ह्यूमा कहता है, तो क्या हो गया, हमें कैसे भी उसको घर छोड़ना ही होगा। अभी मेगुरु कहती है, क्या तुम हाई स्कूल से हो? ह्यूमा कहता है, हाँ, और मैं तुम्हारी बहन का बहुत बड़ा फैन हूँ। तभी मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उसके चक्कर में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, और फिर मुझे पता चला कि ये दुनिया भी खत्म होने वाली है। उसके बाद मुझे बस यही लग रहा था, आखिर मेरे जीने का क्या मतलब हुआ। लेकिन अब मुझे तुम मिली, अब मेरा बस यही मकसद है, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने का। उसकी ये अजीबोगरीब बातें सुनकर मात्सुमी और रित्सु उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मेगुरु इन दोनों से कहती है, अगर मैं आप लोगों के साथ रुकूंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये दोनों भी उसे हाँ कह देते हैं। ये सुन के मेगुरु काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन असल में मेगुरु इन लोगों से कुछ छुपा रही थी। खैर, इसके बाद ये सब लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन रित्सु और मात्सुमी को नीचे सोना पड़ता है। तभी मात्सुमी रित्सु से पूछता है, तो तुम मतासो से मिले थे, इसका मतलब तुमने मतासो को भी डेट किया ना? रित्सु कहता है, नहीं, मैंने उसे डेट नहीं किया। मात्सुमी कहता है, इसका मतलब तुम दोनों बस फिजिकल रिलेशन में थे। रित्सु कहता है, अरे नहीं यार, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं उसकी बहन से मिलूंगा। इसके बाद मात्सुमी रित्सु से पूछता है, अच्छा, वो पिल्स जो तुमने ह्यूमा को दी थी वो तुमने अपने लिए रखी थी ना? तुम सच में सुसाइड करने वाले थे? रित्सु इसका कोई जवाब नहीं देता और कहता है, अब जब मैं सोचता हूँ इस हफ्ते के आखिर में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो ये सोच के मुझे काफी सुकून मिलता है। मात्सुमी कहता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? रित्सु कहता है, बस अब ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। मात्सुमी कहता है, मुझे सच बताओ कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? रित्सु कहता है, अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, और अगर तुम्हें सारे सवालों का जवाब जानना है तो इस दुनिया के खत्म होने तक मेरे साथ रहना, आखिर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। खैर, इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, और मात्सुमी जैसे ही वॉशरूम जाता है वो देखता है मेगुरु लड़कों की तरह वॉशरूम यूज कर रही थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर रित्सु भी आ जाता है। मेगुरु बाहर निकल के इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है, तुमने मुझे देख लिया ना?
लेकिन मात्सुमी उसे कुछ नहीं कहता। खैर इसके बाद ये सब लोग मात्सुमोटो के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ह्यूमा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो बाहर चले जाता है। इसके बाद ये दोनों मेगुरु से कहते हैं, क्या अब तुम सारी बातें बताओगे? अगर तुम लड़का हो तो तुम लड़कियों की तरह क्यों रहते हो? मेगुरु कहता है, मुझे हमेशा से लड़कियों की तरह बन के रहना बहुत पसंद था, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस डर से मैं कभी भी बाहर नहीं निकला। बस घर पे ही मैं लड़कियों की तरह रेडी होकर फोटोज अपलोड किया करता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो मैंने डिसाइड किया कि इन आखिरी के दिनों में मैं जैसे रहना चाहता हूँ मैं वैसे रहूंगा। मुझे माफ कर देना, मैंने आप लोगों से इतनी बड़ी बात छुपाई। ये दोनों कहते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ह्यूमा को ये बात पता चलेगी तो वो तो पागल ही हो जाएगा। मेगुरु कहता है, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देखा है वो एक वर्जन है और उसे बड़ी और हॉट लड़कियां पसंद है। और अब तुम ही सोचो कि दुनिया के खत्म होने से पहले अगर वो ऐसे ही मर गया तो कितना बुरा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया के खत्म होने तक कम से कम वो इस झूठ में रहे। तभी वहाँ पर ह्यूमा भी आ जाता है। इसके बाद ये लोग आगे चलना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद इन लोगों को प्यास लगने लग जाती है। ये लोग चेक करते हैं तो इनके पास बहुत कम पानी बचा था। ये लोग देखते हैं कि पास ही में पानी की बॉटल्स बिक रही थी। रित्सु पैसे से वो पानी की बोतल लेने चले जाता है, लेकिन वो शॉपकीपर कहता है कि अब ये पैसे हमारे किसी काम के नहीं हैं। अगर तुम्हें पानी की बोतल चाहिए तो इसके बदले में हमें तुम फूड दो या बैटरीज दो। मात्सुमी कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये दुनिया खत्म होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। वो आदमी कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया एकदम से खत्म हो जाएगी? पहले धीरे धीरे यहाँ पर बर्फ की चट्टानें बनेंगी और धीरे धीरे लोग मरेंगे। इसलिए तुम्हें पानी के बदले फूड देना है तो दो, वरना यहाँ से निकलो। तभी वहाँ पर मेगुरु आती है और उसे कहती है, प्लीज आप हमें पानी की बोतल दे दीजिए। वो आदमी कहता है, क्या ये लड़की तुम्हारे साथ है? ये तो बहुत क्यूट है। और एक मिनट, तुम तो उसी फेमस आइडल की तरह लगती हो। अच्छा, मैं तुम्हें ये पानी की बोतल दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ कुछ तो करना होगा। ह्यूमा कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो आदमी कहता है, अच्छा चलो, एक बोतल नहीं, मैं तुम्हें पूरी क्रेट दे दूंगा, बस एक बार मेरे साथ तुम इंटीमेट हो जाओ। तभी मेगुरु भी उसको हाँ कह देती है। मात्सुमी कहता है, ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो चुकी हो। मेगुरु कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम जानते हो ना कि मैं एक मैन हूँ। मात्सुमी कहता है, बिल्कुल तुम एक मैन हो, लेकिन ये सब गलत है। लेकिन तभी वो आदमी मेगुरु का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाने लगता है। ये सब देखकर ह्यूमा को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत ही जोर की चिल्लाता है, इस चीज की माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और वो जितनी तेज चिल्लाता है उतनी तेज आसमान में बिजली कड़कने लगती है। ये सब देखकर वो शॉपकीपर भी काफी ज्यादा डर जाता है। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पूरी जगह पर काले बादल छा जाते हैं और उस शॉप में भी आग लग जाती है। अब ये लोग भी वहाँ से थोड़ा पानी उठाकर जल्दी से वापस भाग आते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। अब ये लोग एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। तभी मेगुरु ह्यूमा से कहती है, मुझे माफ कर देना। ह्यूमा कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से तुम हमेशा ध्यान रखना। दूसरी तरफ मात्सुमी और रित्सु भी इन लोगों को देख रहे थे। मात्सुमी कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी जो इतनी तेज बारिश हो रही है और इससे पहले जो कुछ हुआ वो ह्यूमा ने किया? खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ मेगुरु अपनी बहन जिसने सुसाइड कर ली थी उसकी फोटो देख रही थी। तभी रित्सु उससे कहता है, मुझे लगता है कि आज हम मात्सुमोटो तक पहुँच जाएंगे। मेगुरु कहता है, तो आगे का क्या प्लान है? रित्सु कहता है, बस सुबह होते ही हम लोग आगे के लिए निकल जाएंगे। मात्सुमी कहता है, कहीं गैस की शॉप मिलेगी तो हमें गैस भी डलवाना होगा, वरना कहीं बीच में ही हमारी गाड़ी ना रुक जाए। रित्सु मेगुरु से कहता है, चलो बढ़िया है कि तुम एक लड़का हो, अब हमें ज्यादा ऑकवर्ड फील नहीं होगा। मेगुरु कहता है, अरे धीरे बोलो, कहीं ह्यूमा ना सुन ले। लेकिन ह्यूमा बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ ह्यूमा सोकर उठते ही पूछता है, आखिर मेगुरु कहाँ पर है? मात्सुमी बताता है कि मेगुरु और रित्सु आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने गए हैं। ये सुनते ही ह्यूमा जल्दी से उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। मात्सुमी भी उसके पीछे जाता है। ह्यूमा कहता है, मुझे लगता है कि ये लोग ऊपर होंगे, मैं देख कर आता हूँ। तभी मात्सुमी को रित्सु की आवाज आती है। वो उस तरफ जाने लगता है। मेगुरु रित्सु से कहती है, तुम मुझे सच बताओ, तुमने उस दिन मेरी बहन का कॉल क्यों नहीं उठाया था?
अगर उस दिन तुमने उसका कॉल उठाया होता तो शायद वो सुसाइड नहीं करती। तुम मुझे बताओ उसके सुसाइड का रीजन क्या था? तुमको तो सब पता होगा ना, तुम दोनों रिलेशनशिप में थे। रित्सु कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेगुरु कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब पता है क्योंकि तुम दोनों रिलेशन में थे। तभी वहाँ पर ह्यूमा भी आ जाता है। वो रित्सु से कहता है तुम बोल दो कि ये सब झूठ है, तुमने मतासो को डेट नहीं किया था। रित्सु कहता है मैंने उसको डेट नहीं किया था। ह्यूमा कहता है लेकिन तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया कि तुम उसको इतने अच्छे से जानते थे और तुम तो उसे बचा सकते थे ना, तो तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? इसके बाद वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। मासूमी भी उसके पीछे जाता है लेकिन ह्यूमा उसे धक्का देकर आगे चले जाता है और मासूमी पहाड़ी के नीचे गिर जाता है। उसको बहुत ज्यादा चोट आती है। ये देखकर रित्सु जल्दी से मासूमी के पास जाता है। ये सब देखकर ह्यूमा भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है ये सारी मेरी गलती है। मात्सुमी रित्सु को देखकर सोचता है मैंने पहली बार तुमको इतना ज्यादा घबराया हुआ देखा है। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। अब पूरी रात रित्सु मात्सुमी के पास ही बैठा रहता है। अब जब मासूमी को होश आता है तो वो रित्सु का फेस देखकर कहता है अब ऐसा अजीब चेहरा बनाना बंद करो। रित्सु कहता है हमारे पास ना मेडिसिन है ना कोई हॉस्पिटल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मात्सुमी कहता है अरे तो क्या हो गया, वैसे भी तो हम सब मरने ही वाले हैं, बस फर्क इतना है कि मैं तुमसे पहले मर जाऊंगा। रित्सु चिल्लाते हुए कहता है तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था, मैं तुमसे मिलना चाहता था, मैं तुमसे पास्ट के लिए माफी मांगना चाहता था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया, मैं बहुत ही बुरा लड़का हूँ। मुझे नहीं पता कि कल हम लोग जिंदा होंगे या नहीं, इसलिए आज ही मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सब बोलकर रित्सु बहुत ज्यादा रोने लगता है। मात्सुमी उसे हक करता है और कहता है तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे ना। रित्सु दोबारा से रोते हुए मात्सुमी से माफी मांगने लगता है। तभी मात्सुमी उसको किस कर लेता है और मन में सोचता है पास्ट में मुझे जो भी तकलीफ हुई शायद अब वो सब खत्म हो चुकी है। खैर इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। रित्सु मात्सुमी के पास आता है और कहता है चलो फाइनली अब तुम्हें फीवर नहीं है और ये लो मेडिसिन खा लो, तुम्हें ठीक लगेगा। मात्सुमी पूछता है आखिर ये दवाइयाँ कहाँ से? रित्सु कहता है मैंने आसपास बहुत सारे हॉस्पिटल देखे लेकिन कहीं भी दवाइयाँ नहीं थी। फाइनली गोडेम्बा में जाकर मुझे ये दवाइयाँ मिली। मात्सुमी कहता है क्या तुम गोडेम्बा गए थे? गोडेम्बा तो यहाँ से बहुत दूर है, आखिर तुम वहाँ तक गए कैसे? रित्सु कहता है मैं वहाँ पर कार से गया था लेकिन वापस आते समय कार की गैस खत्म हो गई, इसलिए मैंने किसी की बाइक चुरा ली थी। मात्सुमी कहता है क्या तुम इतनी दूर बाइक से यहाँ पर आए हो? रित्सु कहता है हाँ लेकिन अब सब कुछ ठीक है। इसके बाद रित्सु मात्सुमी को अपने और मतासो के बारे में बताता है। अब एक दिन मतासो और रित्सु साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। मतासो वैसे तो बहुत ज्यादा फेमस थी लेकिन वो अपने फैंस, हेट्स और अपनी लव लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो रित्सु से कहती है रित्सु क्या कभी तुम्हें मरने का मन किया है? रित्सु कहता है आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? लेकिन मतासो वहाँ से जाने लगती है और कहती है बस कभी कभी मुझे लगता है मेरे गले के नीचे एक बटन होता, मैं उसको दबाती और बस मर जाती। ये सब सुन के रित्सु काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। मतासो हंसती हुई कहती है अरे बस भी करो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब रित्सु को भी ये सारी चीजें बस मजाक ही लगती हैं। लेकिन एक दिन मतासो उसको बहुत सारी कॉल करती है लेकिन रित्सु उसकी एक भी कॉल नहीं उठाता। इसलिए लास्ट में मतासो बस उसको एक मैसेज करती है आई एम सॉरी और बाय बाय। लेकिन अगले दिन जब उसको खबर मिली कि मतासो अब इस दुनिया में नहीं है, तब से रित्सु को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होने लगा। और अब प्रेजेंट में मात्सुमी रित्सु से कहता है लेकिन तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? रित्सु कहता है बस उस दिन मैं एक लड़की के साथ था इसलिए मैंने उसकी कॉल पर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ कि मेरे भी गले के नीचे एक बटन होता, मैं उसको दबाता और बस मर जाता। लेकिन आखिर में जब ये दुनिया खत्म होने वाली है तो हम सबकी एक हैप्पी एंडिंग होगी। ह्यूमा कहता है लेकिन अभी भी हमारे पास 4 दिन बचे हैं, हमें कैसे भी करके मेगुरु को उसके घर तक छोड़ना होगा। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ देखता हुआ जोर जोर के चिल्लाने लगता है प्लीज मेटेओराइट हमारी तरफ मत आओ। रित्सु कहता है इन सब का कोई फायदा नहीं है, कोई भी चमत्कार नहीं होने वाला। ह्यूमा कहता है अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ प्रे करो। इसके बाद वो दोबारा आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है प्लीज मेटेओराइट यहाँ मत आओ। इस बार मात्सुमी और मेगुरु भी उसके साथ प्रेयर करते हैं लेकिन रित्सु इन सब पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। वो
वो बाहर अकेला बैठकर बस यही सोच रहा था कि जल्दी ही हम सब मर जाएंगे। अब वो अंदर जाकर मात्सुमी को सॉरी कहकर वापस बाहर आ जाता है और उसी मेडिसिन को ले लेता है और कहता है तो फाइनली इसको खाने का टाइम आ चुका है, मुझे पहले ही इसको खा लेना चाहिए था। इसके बाद हम रित्सु के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ रित्सु पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अब अच्छे मार्क्स के साथ रित्सु यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन उसके डैड उसको मना कर देते हैं। रित्सु कहता है लेकिन क्यों, मैंने तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। उसके डैड कहते हैं क्योंकि तुम्हारे बड़े सौतेले भाई के लिए उसने भी लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा कि अगर तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो तुम अपने बड़े भाई को चिढ़ाओगे। उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा लेकिन तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके बाद से ही रित्सु समझ गया था कि सारे रिलेशन बस फेक होते हैं और बस इसी रीजन से वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहता था और ना ही वो किसी रिलेशन को ज्यादा लॉन्ग टर्म तक चलाता था। ये सारी बातें उसने मतासो को भी बताई थी। मतासो कहती है अरे वाह, इतने सारे रिलेशनशिप में तुम्हारा एक रिलेशन था जो सबसे लॉन्ग चला, वो भी आधे साल तक, और सबसे बड़ी बात वो एक मैन था और उसकी फोटो आज भी तुम्हारे फोन में है, इसका मतलब तुम अभी भी उसे पसंद करते हो। रित्सु कहता है हाँ, मैं उसे अभी भी पसंद करता हूँ। मतासो कहती है लेकिन ये लड़का तो बिल्कुल कॉमन है, आखिर तुमको इसके अंदर ऐसा भी क्या दिख गया? दरअसल वो लड़का मासूमी ही होता है। रित्सु कहता है तुम्हें वो कॉमन लग रहा होगा लेकिन अगर मैं देखूं तो वो मुझे बहुत क्यूट लगता है। मतासो कहती है अच्छा ऐसा है तो तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? रित्सु कहता है क्योंकि मैंने उसे चीट कर दिया था। मतासो कहती है तो फिर तुम उसे दोबारा कांटेक्ट क्यों नहीं करते? रित्सु कहता है अब वो मेरे से बहुत नफरत करता है, उसने अपने सारे कांटेक्ट नंबर भी चेंज कर दिए। मतासो कहती है अच्छा ऐसा है तो तुम्हें उसे सोशल मीडिया पे ढूंढना चाहिए। अब रित्सु भी मासूमी को सोशल मीडिया पे ढूंढने लगता है लेकिन वो तो उसे कहीं नहीं मिलता, लेकिन इनका पुराना दोस्त उसे जरूर मिल जाता है। वो उसे मैसेज करता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी मात्सुमी कहाँ पर है? उसका दोस्त कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता भी है तुम्हारे ब्रेकअप के बाद उसकी क्या हालत हो गई थी? वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, उसको किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिल रही थी, वो बार बार एग्जाम दे रहा था और बार बार वो बस फेल हो रहा था और आखिर में उसे एक बहुत ही चीप सी कंपनी में जॉब करना पड़ा। तुम्हारी वजह से उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत हुई थी। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उसकी लाइफ में दोबारा जाओ और अब शायद वो भी नहीं चाहेगा कि तुम्हारी शक्ल वो दोबारा देखे, तो उसके पास जाने के लिए अब तुम सोचना भी मत। ये सब पढ़ के रित्सु को बहुत बुरा लगता है। अब प्रेजेंट में रित्सु बस यही सोच रहा था मुझे नहीं पता था कि मात्सुमी अभी भी उसी अपार्टमेंट में रहता होगा, मुझे पहले ही वहाँ पर जाकर उसको ढूंढना चाहिए था लेकिन मैं वहाँ पर भी नहीं गया। ये सब सोचकर वो उस मेडिसिन को खाने वाला था, तभी वहाँ पर मात्सुमी आ जाता है और जबरदस्ती रित्सु के मुंह से वो मेडिसिन निकाल देता है। रित्सु कहता है तुम थोड़ा ध्यान दो, तुम्हें चोट लगी है मात्सुमी। मात्सुमी कहता है अब मेरी केयर करने का ड्रामा मत करो, अगर तुमको मेरी इतनी ही ज्यादा केयर होती तो तुम ये सब नहीं करते। क्या तुमने सोचा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? सच में तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है मेरी। रित्सु कहता है मुझे माफ कर देना मात्सुमी। खैर इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ ये लोग साइकिल पर ही आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। मात्सुमी कहता है कल के लिए तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया लेकिन आगे से ऐसा करने की सोचना भी मत। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि अब दुनिया खत्म होने को बस 3 दिन रह गए थे और अब मेगुरु को घर छोड़ने के लिए ये लोग साइकिल पर निकल चुके थे, लेकिन साइकिल चलाते चलाते इन लोगों की तो हालत खराब हो जाती है और अब धीरे धीरे इनके पास पानी भी कम पड़ने लगा था। तभी ह्यूमा को एक जगह दिखाई देती है जहाँ पर पानी आ रहा था और बाकी सब लोग भी वहाँ से पानी भर रहे थे। अब ये लोग भी जाकर वहाँ से पानी भर लेते हैं। वहाँ का पानी बहुत ज्यादा अच्छा था और ठंडा था। एक अंकल बताते हैं कि थोड़ी ही दूरी पर एक नदी भी है, तुम लोग वहाँ पर जाकर नहा सकते हो। ये सुनते ही ये लोग जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मात्सुमी कहता है यहाँ का पानी बहुत ठंडा है, अगर ये हॉट स्प्रिंग होता तो मेरी चोट भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर सच में दुनिया खत्म होने में बस 3 दिन न बचे होते तो मैं यहाँ पर अंडरवेयर में तो बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद मात्सुमी रित्सु को बताता है कि वैसे तो डेली लाइफ में ऑफिस जाता था और ऑफिस से घर
और जब ऑफिस की छुट्टी होती थी तो पूरा दिन घर पे बैठकर बस मैं ड्रिंक करता था और कभी कभी मैं वीडियो गेम्स खेल लेता। बस ऐसी ही मेरी बोरिंग सी लाइफ थी। अगर दुनिया खत्म नहीं होती तो मैं दोबारा ऐसी जगह पर घूमने जरूर जाता। साथ ही मैं तुम्हारा थैंक्सफुल भी हूँ क्योंकि बस तुम्हारी वजह से मैं युमा और मेगुरु से मिल पाया, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने किसी दोस्तों से भी नहीं मिला। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ बस यूं ही वेस्ट कर दी। मुझे दोस्तों से मिलना चाहिए था और ऐसी ब्यूटीफुल जगह पर भी जाना चाहिए था। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा लास्ट मोमेंट इतना ज्यादा अच्छा है। रित्सु कहता है क्या पता ये हमारा लास्ट मोमेंट ना हो, और कहता है मैं तुम्हारे साथ और भी बहुत सारी जगह घूमना चाहता हूँ। अब मैं आगे की लाइफ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। प्लीज क्या मेरी पास्ट की गलतियों को तुम माफ कर सकते हो। ये बोलकर वो रोता हुआ मात्सुमी को गले लगा लेता है। मात्सुमी कहता है अब प्लीज ऐसा फनी चेहरा बनाना बंद करो, और तुम्हारे अंदर तो एक स्पेशल पावर है ना, जो तुम्हें पसंद करता है वो तुम्हें पता चल जाता है। तो फिर तुम खुद ही पता लगा लो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं। ये बोलकर वो रित्सु को किस कर लेता है। वहीं इन दोनों को किस करता हुआ युमा और मेगुरु देख लेते हैं। वो कहते हैं क्या ये दोनों सच में डेट कर रहे थे? हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा ही प्रिटेंड करेंगे जैसे हमने कुछ भी नहीं देखा। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहां बहुत ही मेहनत के बाद ये लोग फाइनली मेगुरु के घर पहुंच जाते हैं। मेगुरु के पेरेंट्स भी उसको देखकर पहले काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन बाद में मेगुरु उनको सारी बातें बता देती है। मेगुरु के पेरेंट्स इन लोगों को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलते हैं उसको घर छोड़ने के लिए। तभी ह्यूमा की नजर मतासो की फोटो पर पड़ती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मेगुरु के डैड इन सब से कहते हैं क्या तुम मतासो को जानते हो? मात्सुमी कहता है हाँ, हमने मेगुरु के मुंह से बहुत सारी बातें सुनी हैं। उसके डैड कहते हैं अभी तो हमने उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया था और ये दुनिया खत्म होने की न्यूज़ सामने आ गई। रित्सु भी मतासो की फोटो के आगे हाथ जोड़ के कहता है तो हम दोबारा मिले। तभी मेगुरु ह्यूमा से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मेगुरु ह्यूमा को मतासो के रूम में लेकर जाती है और उसको कुछ लेटर्स देती है। ये वही लेटर्स थे जो ह्यूमा ने मतासो के लिए लिखे थे। वो बताती है कि मतासो हमेशा उस सारे लेटर संभाल के रखती थी जो उसके फैन से मिलते थे। ह्यूमा कहता है इसका मतलब मैंने अब तक जो भी लेटर उनको भेजे थे उन्होंने वो सारे रीड किए। ये सब बोलकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है। तभी मेगुरु उसको हक कर लेती है और कहती है प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ तुम मेरी बहन को कभी मत भूलना। खैर इसके बाद इन लोगों के जाने का समय हो जाता है। मेगुरु के डैड इन लोगों को अपनी कार दे देते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके फर्स्ट फ्लोर पर 2 लोग खड़े थे। मेगुरु के डैड बताते हैं ये लोग यहीं पर रहते हैं और हमेशा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। तभी मेगुरु इनके पास आने लगती है। तभी अचानक से उन दोनों आदमियों के हाथ से एक बोतल नीचे गिरती है। वो बोतल मेगुरु के ऊपर गिरने वाली थी। तभी ह्यूमा वहाँ पर आ जाता है और कुछ सेकंड के लिए वो बोतल हवा में ही रुक जाती है। ये सब कुछ रित्सु और मात्सुमी भी देखते हैं। खैर इसके बाद ये लोग अब ह्यूमा के घर जाने के लिए निकलने लगते हैं। तभी मेगुरु ह्यूमा के पास आती है और उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देती है और कहती है अगर कोई चमत्कार हुआ और मेटेओराइड धरती पर नहीं गिरा तो मुझे तुम कांटेक्ट जरूर करना। ह्यूमा कहता है बिल्कुल मैं जरूर मिलने आऊंगा, और रित्सु से कहता है कि बस तुमने ही अब तक प्रे नहीं की है तो मेरे साथ जल्दी से प्रे करो। और अब रित्सु भी ह्यूमा के साथ आसमान में देखकर जोर से चिल्लाता है प्लीज मेटेओराइड धरती पर मत आना। खैर इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ह्यूमा कहता है बस अब समुद्र के पास एक दरवाजा होगा, तुम मुझे वहीं छोड़ देना, वहाँ से पैदल रास्ता है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। इसके बाद ये लोग ह्यूमा को उसी जगह पर छोड़ देते हैं जहाँ पर उसने कहा था। रित्सु कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया था उसके लिए। ह्यूमा कहता है कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों की वजह से मैं मेगुरु से मिल पाया। अब वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। मात्सुमी रित्सु से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता ये लड़का थोड़ा अजीब है? रित्सु कहता है अब प्लीज तुम ज्यादा सोचना बंद करो। मात्सुमी कहता है लेकिन इस बार तो तुमने भी सब कुछ देखा ना, वो बॉटल कैसे हवा में थी। मुझे तो लगता है कि ह्यूमा एक ऐसा इंसान है जो नेचुरल पावर्स को क्रिएट करता है। मुझे लगता है कि ह्यूमा उस मेटेओराइड को भी रोक सकता है, लेकिन रित्सु उसकी कुछ भी नहीं सुनता। मात्सुमी सोचता है अब बस दुनिया को खत्म होने में एक ही दिन बचा है, परसों ये दुनिया खत्म हो जाएगी।
अब ये दोनों कार में बैठकर सोचने लगते हैं कि अब इन लोगों को कहाँ जाना चाहिए। मात्सुमी कहता है मुझे लगता है कि हमें हमामात्सु में ही रुकना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर हम लोग वापस मेरे घर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। रित्सु कहता है तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मात्सुमी कहता है तो क्यों ना हम लोग मेरे घर पे चले। तभी अचानक से ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रित्सु कहता है ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मात्सुमी कहता है चलो अब मुझे टच करो। रित्सु कहता है लेकिन तुम्हारे पैरों में चोट लगी है। मात्सुमी कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी अब हमारे पास एक ही दिन बचा है। लेकिन फिर भी रित्सु कुछ नहीं करता तो मात्सुमी गुस्से में उससे दूर हो जाता है। रित्सु दोबारा से उसके पास आता है और कहता है मैं भी बहुत दिनों से तुम्हारे साथ रहना चाहता था। अब वो मात्सुमी को टच करने लगता है और उसको अच्छा फील कराता है। खैर इसके बाद सुबह ये लोग मात्सुमी के घर पहुंच जाते हैं। रित्सु कहता है बहुत जल्दी ही मेरा घर बिकने वाला है क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता था अब वो भी बंद हो चुकी है और अब मेरे फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर मात्सुमी स्माइल करने लगता है। मात्सुमी कहता है वैसे ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना, जब उस समय मैं लाइब्रेरी गया था तो तुम भी बुक वापस करने के लिए आ गए और हम दोनों मिल गए। रित्सु कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें उस समय झूठ कहा था, मैं बुक वापस करने नहीं आया था, असल में मैं तुम्हें ढूंढने आया था। रित्सु कहता है तुमने कॉलेज में एक बार मुझसे कहा था अगर ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली होगी तो लास्ट दिन मैं लाइब्रेरी जरूर जाऊंगा, तो बस इसीलिए मैं भी लाइब्रेरी गया कि कहीं तुम मुझे वहाँ ना मिल जाओ। और देखो सच में तुम मुझे वहाँ पर मिल गए। मात्सुमी कहता है क्या सच में मैंने ऐसा कुछ भी कहा था। रित्सु कहता है हाँ बिल्कुल तुमने कहा था, मुझे तुम्हारी सारी बातें अच्छे से याद है। अगर तुम फ्यूचर में भी मेरे साथ ऐसे ही रहोगे तो मैं थोड़ा और जीना चाहता हूँ। इसके बाद रात में ये लोग इंटीमेट होते हैं। मात्सुमी मन में सोचता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि 10 साल बाद दोबारा मैं रित्सु के साथ इस बेड पर होऊंगा। इसके बाद मात्सुमी रात में सोते हुए सपने में देखता है कि ह्यूमा अपने साथ उस म्यूचुरॉइड को भी लेकर चला गया था। इसके बाद सुबह इन लोगों की आंखें खुलती है। ये सबसे पहले टाइम देखते हैं, सुबह के 5 बज रहे थे। रित्सु कहता है ये तो वही टाइम है जब वो म्यूचुरॉइड धरती पर गिरने वाला था। मात्सुमी काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है मैं अब मरना नहीं चाहता। रित्सु कहता है कोई बात नहीं, आखिर में हम दोनों साथ में हैं, चलो हम दोनों साथ में इस दरवाजे को खोलते हैं। अब जैसे ही ये लोग उस दरवाजे को खोलते हैं ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है और इस सीरीज में कुछ भी नहीं बताया जाता कि उस मेटेरॉइड का क्या होता है। बट जो भी था ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्यूट थी, है ना। तुम मुझे कमेंट में बताना तुमको ये स्टोरी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।